गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स की हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। क्रिस्टल बाइंडिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस यूनिट के पहले मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है। देखिए, हम फंडामेंटली जहाँ फिजिक्स स्टार्ट करते हैं वहीं से कहते हैं कि जो भी मैटर द्रव्य है वो तीन अवस्थाओं में प्राप्त होता है, ठोस, द्रव और गैस। समय के साथ इसमें फोर्थ स्टेट को और ऐड कर लिया गया, वो है प्लाज्मा स्टेट। हमने जब पिछली क्लासेस में फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ध्यान हो तो मैकेनिक्स के अंदर द्रव के गुणों की बात करी थी कि भाई द्रव के किस तरह के गुण हैं, गैसों के किस तरह के गुण हैं। सेकेंड ईयर के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स में विशेषकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर गैसों के गुणों की बात करते हैं। उसी तरह से ये पेपर ठोस अवस्था भौतिकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स डेडिकेटेड है कि ठोस के गुण क्या होते हैं। हम देखते हैं कोई ठोस सामान्य भाषा में बहुत कठोर हैं, कुछ बहुत इजीली ब्रेकेबल होते हैं, भंगुर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कॉपर को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो रही है, वहीं अगर हम उसकी जगह ग्रेफाइट या कोई एबोनाइट मटेरियल ले लें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। वुड की बात करें तो वुड के अंदर थर्मल कंडक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी जगह कुछ और मटेरियल देखें, से मेटल ही देख लें, एल्यूमिनियम देख लें, स्टील देख लें, तो वहाँ थर्मल कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफर कर रही है। इस पूरे यूनिट के अंदर, पूरे पेपर के अंदर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के मीन सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सॉलिड में जो क्रिस्टल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसी है। बॉन्डिंग के बाद हम उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, उसके अंदर किस तरह से कोई एटम्स किस तरह से सेटल्ड हैं या किस तरह से वहाँ पर जमे हुए हैं, उनकी बात करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कब ये सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। कब ये सेमीकंडक्टर हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। इस समय हमारा पहला यूनिट है क्रिस्टल बाइंडिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। निश्चित तौर पे सॉलिड स्टेट एक अपने आप में फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसने ड्रास्टिकली चेंज किया और उसमें पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स ने एक न्यू एरा डेवलपमेंट का लेके आया। आप सब जानते हैं आज मोबाइल टेक्नोलॉजी तक जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब इन सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। ये सब हम इस पेपर के अंदर डिफरेंट यूनिट्स में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट यूनिट क्रिस्टल बाइंडिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल बंधन एवं संरचना के सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे, क्रिस्टल बंधन। देखिए, हम ये चीज़ डिफरेंट थ्योरी से मान चुके कि एटम होता है, एटम का अपने आप में एक एग्जिस्टेंस होता है, परमाणु है, उसके अंदर नाभिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, और जब यह परमाणु पास में आते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं और द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं में, चाहे वो गैसीय अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्थाओं में हो, ठोस अवस्था हो। यह हमारा उद्देश्य, ठोस अवस्था में जब ये अणु पास में आते हैं तो क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा अणु निकट आते हैं और उनकी निकटता इतनी पास में आती है, वो एक तरह की बॉन्डिंग, आबंध बना लेते हैं। ये बॉन्ड जब एक लंबी चेन में कन्वर्ट होता है तो जो पूरी चेन एटम्स की है वो एक सॉलिड कहलाती है। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो रिपीट होता है उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। इसको जनरल लैंग्वेज में हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर एक लंबी दीवार कब बनती है, जब नंबर ऑफ ब्रिक्स या ईंटें लगती है। तो ईंट अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। ये जो क्रिस्टल है वो लगभग एक तरह से ईंट है, जिसको हम आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बट इस ईंट में भी बहुत सारे अणु हैं।
आप देखें ईंट बहुत छोटी छोटी सी कणों से मिलके बना है। तो अभी हम बात करें कि ये कण आपस में जुड़े क्यों हैं। एक क्रिस्टल के अंदर दो क्रिस्टल कैसे जुड़े उसकी बाद में बात करेंगे। एक क्रिस्टल में हो सकता है 4 अणु हो सकता है 5 अणु हो सकता है 10 हो। तो ये आपस में जुड़ के कैसे एक क्रिस्टल का फॉर्म लेते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल की बाइंडिंग की अगर बात करें तो हम यहाँ पर 5 तरह के क्रिस्टल बाइंडिंग होती है। फर्स्ट है आयनिक बंधन, आयोनिक बॉन्डिंग। सेकंड होता है सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्डिंग। थर्ड क्रिस्टल बंधन, थर्ड है धात्विक बंधन, मेटल बॉन्डिंग। फोर्थ है वंडरवॉल बंध। और 5वें बंधन की बात करते हैं, वो है हाइड्रोजन बंध। इस तरह से क्रिस्टल बॉन्डिंग को ओवरऑल हम 5 डिवीजन कर रहे हैं। आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वंडरवॉल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज़्यादातर जो क्रिस्टल हैं वो इन 3 में कवर हो जाते हैं। इनको अगर आप समझना चाहें तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है। ये दोनों लगभग वो के वही है। हम यहाँ पे 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे। कुल ये हमारे 5 बॉन्डिंग है कि इन सब की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और ये किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आणविक आयनिक बंधन को। सबसे पहले हम आयनिक बंधन की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है। ठोस में यही वही आयनिक बंधन है। जब कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को अवशोषण कर लेता है तो एक अपेक्षाकृत धनात्मक आवेश हो गया और एक के पास ऋणात्मक आवेश हो गया। ऐसे परमाणु जब पास में आते हैं तो एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्रिस्टल के अंदर भी जब जिसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्वायर, जैसे सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इंटरेक्ट करके NaCl बनाते हैं। इसी तरह से कॉपर सल्फेट है, Cu2 प्लस SO4 माइनस 2 से इंटरेक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आयन के एक्सचेंज के कारण जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है। क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया और या दूसरे ने पहले से एक्वायर किया तो ये बंधन अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। सामान्यतः जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, मटीरियल्स हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सारे ज़्यादातर आयोनिक बॉन्ड के बने हुए होते हैं। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का डिवीज़न हम कुछ इस आधार पे करते हैं। एक आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंजक ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रॉक्सीमेट 180 to 220 किलो कैलोरी के आसपास होती है। मीन्स इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर मोल 180 से 220 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मीन्स इन कंपैरिजन टू कोवलेंट क्रिस्टल्स और अदर। अगर हम बात करें इनकी कठोरता की, क्योंकि यहाँ एन एक्सचेंज हुआ है तो दे आर कंपैरेटिवली मोर हार्ड, ये अधिक कठोर होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, यानी आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है। ये इनकी भंगुरता होती है, ये कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें
सामान्यतः इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ज़्यादा होता है। चौथा विलयता, ये हाइड्रोजन आधारित जो विलयन है जैसे पानी आदि में आसानी से विलयित हो जाते हैं, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है। आगे बात करते हैं चालकता। सामान्यतः ये अच्छे चालक नहीं होते क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। शेयर होने से वो टाइट बॉन्डिंग है, टाइट बॉन्डिंग से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री करना मुश्किल होता है। इसी कारण ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के हिसाब से एक पुअर कंडक्टर होते हैं। जहाँ तक बात क्रिस्टल स्ट्रक्चर की है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी यहाँ से एटम को रिमूव करना आसान नहीं होता है। देयरफॉर दीज आर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन है अवरक्त किरणों का अवशोषण। जब भी किसी आयनिक बॉन्ड क्रिस्टल से पे हम रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी एब्जॉर्बिविटी काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद आगे की बात करें ध्रुवीय प्रकृति, ये सामान्यतः ध्रुवीय प्रकृति नहीं प्रदर्शित करते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी एक ऐदेशिक हैं। सबसे लास्ट बात आती है विशिष्ट ऊष्मा। इन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा सामान्य होती है और सामान्य नियम पे ड्यूलॉक-पैटी के नियम का पालन करते हैं, अर्थात न तो इनकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है न कम है। तो ओवरऑल यहाँ मैंने एक आयनिक बॉन्ड क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सामान्यतः प्रश्न के हिसाब से आयनिक बॉन्ड और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये पहला था आयनिक बॉन्ड। नाउ हम डिस्कस करेंगे सहसंयोजक बंधन। इसको भी बेसिकली केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ये उसी को क्रिस्टल में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब दो परमाणु इस तरह से बंधन बनाते हैं कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से शेयर होता है, जैसे हम मीथेन के स्ट्रक्चर की बात करें, मैं जस्ट एक कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाइड्रोजन के आउटर सेल के 4 हाइड्रोजन से के आउटर सेल से एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। तो ये यहाँ पर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। मीन्स कार्बन को सैचुरेट होने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है वहाँ पर 4। अब कोई 4 देने वाला नहीं है, तो सामान्यतः एक इलेक्ट्रॉन ने एक हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। कोवलेंट बॉन्ड में न तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है न ले रहा है, बट दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन भी सैचुरेटेड हो गया। इस तरह से कार्बन कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि इस कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कंपैरेटिवली ये लूज है। मीन्स अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड लूज है। और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, वो सारे इस सहसंयोजक बंध पे आधारित होते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो जितनी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं हम इस बॉन्ड के कारण मानते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ डिस्कशन पे जाएं तो एक बात कॉमनली देखी है कि ज़्यादातर जो क्वाड्रवेलेंट चतुर्संयोजी तत्व होते हैं वो सब इस बंधन के द्वारा अपने आप को सैचुरेट करते हैं। अब इसके विभिन्न गुणों की बात करें तो देखिए, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड की बात करी थी, वैसे इसके कुछ गुणों की मैंने हेडिंग्स लिखी है। सबसे पहले बात हम करते हैं, मैं पहले पॉइंट नंबर 1 पे चलता हूँ, सहसंजक ऊर्जा। उसके पहले मैं चाहूँगा कि भौतिक अवस्था की बात करें। देखिए, सामान्यतः जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो गैसेज स्टेट भी हो सकती है, लिक्विड स्टेट भी हो सकती है और सॉलिड स्टेट भी हो सकती है। और यहाँ क्योंकि हमारा मेन इंटरेस्ट सॉलिड स्टेट पे है, तो जब ये सॉलिड स्टेट है तो इसके एग्जाम्पल हो सकता है हीरा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ऐसे सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिका है। तो यहाँ पर सॉलिड के अंदर हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये गैसेज स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी है। इसलिए जब हम सहसंजक ऊर्जा की बात करते हैं तो स्टेट टू स्टेट ये डिफर करती है। जहाँ लिक्विड या गैसेज स्टेट है वहाँ इनकी कंपैरेटिवली ऊर्जा बहुत कम होती है, सॉलिड के अंदर इनकी ऊर्जा कहीं ज़्यादा होती है। और इसी के कारण हम ये नहीं कह सकते कि ये कितने कठोर है। जब
कुछ मटेरियल इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड है, जैसे डायमंड है सबसे हार्ड माना जाता है, वो कोवलेंट बॉन्ड से ही बना हुआ है। इसलिए इनको एक हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हार्ड है या ब्रिटल है, या हम ये कहते हैं कि सारे ही हार्ड होंगे। हाँ, यहाँ वैरायटी है, कुछ बहुत सॉफ्ट होंगे, कुछ हार्ड होंगे, कुछ ब्रिटल होंगे, कुछ टेंसिल होंगे। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ वाइड हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड थी, यहाँ वाइड है। जहाँ तक बात सहसंजक ऊर्जा की बात है, तो कंपैरेटिवली इनकी ऊर्जा कम होती है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है, इसलिए यहाँ कंपैरेटिवली ऊर्जा कम है। नंबर 3 पे बात करें गलनांक और क्वथनांक। अगेन गलनांक क्वथनांक वेरी करता है। अगर कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा हैं, जो अभी मैंने कहा सॉलिड स्टेट में, वहीं कुछ लिक्विड और गैसेज स्टेट में तो वहाँ कम है। आगे बात करें चुंबकीय गुण, ये इंपॉर्टेंट है कि सारे मटेरियल डायमैग्नेटिक होते हैं। ये डायमैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। कंडक्टिविटी इन जनरल यहाँ ये भी वाइड है, किसी फॉर्म के अंदर ये कंडक्टर हो जाते हैं, कहाँ ये सेमीकंडक्टर, और किसी फॉर्म में ये इंसुलेटर। जैसे कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कार्बन किसी डायमंड की फॉर्म में इंसुलेटर है, और कार्बन सेमीकंडक्टर की का भी प्रॉपर्टी देता है, और कार्बन हमारे पास इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी देता है। तो ये कार्बन बॉन्ड तो कोवलेंट ही बना रहा है, लेकिन अलग अलग फॉर्म के अंदर इसमें सभी तरह की कंडक्टिविटी मिलती है। इसके बाद आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी हमें वैरायटी मिलेगी। प्रकाशीय गुण, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हाई वेवलेंथ है, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, उनको टोटल एब्जॉर्ब करता है या उनमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, और जिनका लो वेवलेंथ है, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, उनको कंपैरेटिवली ये कम एब्जॉर्ब करते हैं। जहाँ तक ध्रुवीय प्रकृति की बात है, ये हाईली डायरेक्शनल है, मीन्स दे आर पोलर। ये देशिक एक दिशा की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और लास्ट गुण आता है प्रचक्रण। चूंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी सिमेट्रिक होते हैं, तो ये असममितिक इनमें प्रचक्रण होता है। ये मैंने कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को यहाँ आपको ब्रीफ में बताया है। जहाँ तक एग्जामिनेशन के पॉइंट की बात है, हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस किसी भी बॉन्ड की आ सकती है, 5 बॉन्ड में से, लेकिन उसके बाद कई बार 2 या 4 गुण इससे पूछे जा सकते हैं, जो यहाँ मैं टेबल फॉर्म में बात कर रहा हूँ। अब नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा है धात्विक बंधन। इस यूनिट या आगे की कुछ यूनिट के हिसाब से हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग है। जितनी मेटल्स होती हैं वो हम ये मानते हैं कि वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड नहीं, मेटेलिक बॉन्डिंग से। बेसिकली जो मेटल्स हैं उसके जब एटम्स क्लोज आते हैं तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस से कोई रिलेशन नहीं रखते। ओवरऑल वो जो लेटिस बन जाता है, जो एटम्स क्लोज आ गए तो वो ओवरऑल लेटिस से बिल्कुल वीक इंट्रैक्शन करके बाउंडेड होते हैं। इस कारण मेटल्स के अंदर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच कैन मूव इजीली विद इन सरफेस। हाँ, सरफेस से बाहर नहीं आते, और यही कारण है कि ये चालकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर बॉन्डिंग है वो वीक है, और वीक है इसी के कारण इसकी सहसंजक ऊर्जा कम होती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। एक टंगस्टन ऐसा एग्जाम्पल है जो एक्सेप्शनल है, बाकी 18-19 किलो कैलोरी पर मोल्स के आसपास इनकी बाउंडिंग एनर्जी होती है। तो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से इनकी एनर्जी कम है, क्योंकि कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो बॉन्डेड ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन केवल लेटिस से लूजली बॉन्ड है, तो वीक इंट्रैक्शन करता है। जहाँ तक बात चालकता की है, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ऑन एन एवरेज पर यूँ कह सकते हैं पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिल ही जाता है। तो ये बेसिकली चालक है, जितनी भी धातुएं हैं वो सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। फिर आता है प्रकाशीय गुण, ये बेसिकली नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। प्रकाशीय गुण ये प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट आती है धात्विक गुण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मेटल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे डक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, लस्टर एट्सेट्रा सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नाम ही मेटेलिक बॉन्ड है
तो ये मेटल्स के अंदर ही हमें फाइंड आउट होता है। जहाँ तक बात इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, वो हाई होते हैं। और संरचना नॉर्मली ये FCC, BCC, फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, हेक्सागोनल सेंटर्ड क्यूब एट्सेट्रा इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अभी तक हमने 3 बॉन्ड की बात करी, आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड मेटेलिक बॉन्ड। मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स इनमें कवर हो जाते हैं। बहुत थोड़े से ऐसे सॉलिड्स हैं जो इनमें कवर नहीं होते हैं, जिनके लिए हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और वंडरवॉल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट में ले रहा हूँ। क्रिस्टल बंधन में अगला प्रकार आता है अणु बंधन या वंडरवॉल बंधन। जैसा मैंने कहा, ज़्यादातर क्रिस्टल आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग या मेटेलिक बॉन्डिंग में कवर हो जाते हैं, बट कुछ गैसियस स्टेट्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इनमें कवर नहीं होते। बेसिकली वो पोलराइज्ड होते हैं और पोलराइजेशन के कारण वो एक इंट्रैक्शन करके एक वंडरवॉल फोर्स उनमें लगता है और वो अपना एक सेपरेट बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और वंडरवॉल बॉन्डिंग। या बेसिकली ये पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोलरिटी के कारण ये बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, या हमारा अणु बंधन या वंडरवॉल बंधन कहलाता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली इनकी संसंजक ऊर्जा मीन्स बॉन्डिंग एनर्जी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 1 से 2 किलो कैलोरी पर मोल। कंडक्टर के हिसाब से ये बेसिकली सारे इंसुलेटर हैं, मीन्स इनका कंडक्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल है। प्रकाशीय गुण की बात करें तो ये लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके कंपैरेटिवली कम होते हैं। इन जनरल ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बड़ा ब्रीफ में कराया। इसी तरह से लास्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, से हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोजन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और फ्लोरीन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ये मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बना हुआ बॉन्ड है और इन जनरल हाइड्रोजन में ही ये फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। ध्रुवता पोलरिटी की बात करें तो ये पोलराइज्ड होते हैं और इनमें एक बेसिक नेचर होता है पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण का, यानी ये मिलके एक बहुत बड़ी चेन बना लेते हैं। इस तरह से आज हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल बाइंडिंग के पहले टॉपिक को डिस्कस किया, जहाँ हमने डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग्स की बात करी है। अब आगे की क्लास में हम बाइंडिंग एनर्जी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।